Good morning, friend. We are discussing the V's and I's 5 question. Let's discuss the first question. First question is related to the environment section, in which they are asking about the national park and the location where it is located, and you have to tell the correct option that are matched correctly. First is Pench National Park. Is it found in Manipur? Second is the Dudha National Park. Is it found in Uttarakhand? Number third, Betla National Park is in Jharkhand. Number fourth is the Todoba National Park is in Maharashtra. And you have to choose the correct option from the given option. Your option is first and second, third and fourth. I again repeat the question. आपको बताना है कि जो नेशनल पार्क दे रखे हैं कहाँ पे लोकेटेड है. बेसिकली पेंच नेशनल पार्क इज इन मणिपुर. दूधा नेशनल पार्क क्या ये उत्तराखंड में लोकेट करते हैं. बेटला नेशनल पार्क इज इट फाउंड इन झारखंड एंड टोडोबा नेशनल पार्क इज इन महाराष्ट्र. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल पार्क देयर इज़ अबाउट 50 नेशनल पार्क है. एंड नेशनल पार्क बनाए क्यों जाते हैं? द रीज़न बीइंग टू मेक एरिया वेरी मच डाइवर्स. मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए एक नेशनल पार्क बनाया जाता है. लेकिन बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को बचाने के लिए बनाई जाती है. ऑल द जो सेंचुरी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नेशनल पार्क. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. If you are talking about the second question that are correlated with the polity section, in which they are asking about the preamble of the Indian Constitution, which the term republic indicate. What do you mean with the just a minute. See, ये रहा आपका प्रियम्बल में क्या बोला गया. पहली बात जो स्टार्ट ही होता है प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? बिफोर वर्किंग. मतलब क्या है कि अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले जो इसकी प्रस्तावना है वो पढ़ लीजिए. एंड व्हाट इज द यूज़ कि ये एक तो बेसिक इंटरप्रिटेशन करने के लिए जुडिशरी में हेल्प करता है. द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू रीड द प्रियम्बल इटसेल्फ तो आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस विचारधारा को, वेदर बी ए सेकुलर डेमोक्रेटिक, किस टाइप का ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, किस बेस पे हमारी कंट्री रूल की जाती है. तो ये हमें पता चल जाता है. एनीवे ये जो पूरा का पूरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, स्टार्ट ही वी से हो रहे हैं. तो हम पीपल से, हमारे जो लोग हैं इंडिया के, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. जो इंडिया वर्ड है वो सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इंडिया फर्स्ट टाइम? ओके, तो ये ग्रीक ने यूज़ किया था, ये याद रखना बस. वी सोलमली रिजोल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू सोवरन. हमें सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन. लेकिन स्टार्टिंग की बात करते हैं यहाँ पे ना तो सोशलिस्ट था ना सेकुलर था, और यहाँ पे इंटीग्रिटी जो नहीं था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ ही ऐड किए गए थे. ओके, ये तो हो गया आपका ओवरव्यू ऑफ द प्रियम्बल. बात करते हैं जस्टिस की. जस्टिस हमारी प्रियम्बल में 3 तरीके के दे रखे हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. याद रखें जस्टिस जो है यहाँ पे 3 तरीके के हैं. लिबर्टी की बात करें तो 5 तरीके की हैं. कौन कौन सी हो सकती है? थॉट, कुछ भी आप थॉट सकते हैं, सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को किसी फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल इन द 19 आर्टिकल के हिसाब से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप कहीं भी किसी भी गॉड में, अल्लाह में, एथिक्स में, किसी भी चीज़ में बिलीव कर सकते हैं. आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव यू राइट टू बिलीव इन एनी ऑफ द फेथ कर सकते हैं. चाहे वो आपको किसी भी वैल्यूज़ में हो सकता है, किसी के एथिक्स वर्चूज़, या फिर किसी भगवान में हो सकता है, और वर्शिप कर सकते हैं किसी भी भगवान को. किसी भी, अगर आप ना भी करना चाहे तो भी आपके पास ये राइट है. इक्वलिटी की बात करें, 2 तरीके की इक्वलिटी है कि आपको स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की दोनों की इक्वलिटी दी जाएगी. फ्रेटर्निटी जो है कहाँ पे? डिग्निटी होनी चाहिए इंडिविजुअल की, एंड यूनिटी की, एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए नेशन की. तो ये फ्रेटर्निटी में आता है. फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है कि भाईचारा बढ़ाना. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 19 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था. इसमें कुछ आर्टिकल को उस वक्त अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन बाद में कुछ को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था. बट द रीज़न बिहाइंड द से क्योंकि 30th जो 1929 या 30 में जो 1930 में सेशन नहीं हुआ था, 1929 का जो सेशन था लाहौर सेशन, उसमें ये कहा गया था कि हम पूर्ण स्वराज करेंगे. 26 जनवरी 1930 को उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस डे बनाया था. कहाँ पे? रावी नदी के किनारे. एंड उसी को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने की बात की गई थी. तो ये रहा आपका डिटेल में. एनीवे लेट्स सी द थिंग. रिपब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे आपको बताना है. रिपब्लिक, व्हाट द रिपब्लिक इंडिकेट. नंबर फर्स्ट, वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, sense of the brotherhood in among the people. Number third, all public office open to every citizen without any discrimination, and you have to choose the from the given option. फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड यू हैव टू द करेक्ट पूछा है आपसे, तो आपको ये बताना. लेट्स सी, आपको ये बताना है प्रियम्बल रिपब्लिक क्या इंडिकेट करता है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी हमारे पीपल में लाई करती है, हमारे अंदर ब्रदर का सेंसहुड है. नंबर थर्ड, कोई भी सिटीज़न के लिए हर एक ऑफिस खाली है, उसमें किसी की अथॉरिटी नहीं है, किसी के लिए वो रिजर्व नहीं है. तो आपको ये बताना है. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर. ओके, the main theme, the favorite theme of the UPSC basically. Consider the following statement. Art and culture. First, unlike Gandhara School of Art, see this is the map of India. Gandhara School यहाँ पे प्रोफिलरेट हुआ था. यहाँ पे आपको मथुरा स्कूल है, और सबसे पहले मूर्ति जो है मथुरा स्कूल में ही बनाई गई थी. किसके टाइम पे बनवाई गई थी? तो कनिष्का के टाइम पे, कनिष्का. और यहाँ पे आपका अमरावती स्कूल ऑफ है, जहाँ पे हमने वाइट सैंड स्टोन का यूज़ किया है. एंड सैंड स्टोन किस टाइप की रॉक है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री. ओके, ठीक है. अनलाइक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल जो है लार्जली इन्फ्लुएंस था ग्रेको रोमन फीचर से. सेकंड स्टेटमेंट, अनलाइक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल मेनली डिपिक्ट बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिक एंड सेकुलर थीम.
So you have to choose the correct option from the given option. First, second, neither one, neither two, and both one and two. I again repeat the question. आपको ये बताना है कि जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट था, मथुरा स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रेको रोमन फीचर, और ये कब एस्टैब्लिश थे, कब कंसोलिडेट हुए थे दो स्कूल, तो ये भी कनिष्का के टाइम पे ही हुए थे. कब हुए थे? आई थिंक 150 BC के दौरान, जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही थी, जहाँ पे हीनयान एंड बुधियान जो है अलग अलग हो गए थे. उसी के डिपिक्शन के हिसाब से स्कूल जो है हमारे सामने, क्योंकि महायान ने सबसे पहले पैटर्नाइज किया था, पैटर्नाइज तो नहीं कहा था, कि रियलाइज किया था कि मूर्ति होनी चाहिए, भगवान का रूप देना चाहिए बुद्धिस्ट को. लेकिन हीनयान ऐसा नहीं मानते. हीन का मतलब होते थोड़ा नीचे माल. ठीक है. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, if you are talking about them with reference to the Mahad Satyagraha of 1927, which of the following is correct regarding it? Number first, it was led by the Vallabhbhai Patel for the tribal in Gujarat. Second statement is said like that, it was led by the Lala Lajpat, the peasant movement in Punjab. Number third, it was led by the Bhimrao Ambedkar, the untouchable in Maharashtra, for the untouchable basically. Number fourth, it was led by the Priyar, the temple movement in Kerala. सो आई कैन रिपीट द क्वेश्चन. आपको पूछा जा रहा है महासत्याग्रह, सत्याग्रह कितने टाइम के? तो एक तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, नहीं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कहा गया है उसको, तो वो सत्याग्रह का एग्जाम्पल नहीं माना जाता. एनीवे फिर भी हम उसको ऐड करते हैं. खेड़ा सत्याग्रह हुआ है, वो आपको शायद गुजरात में था. एनीवे तो ये हुए थे. एक तो वैकम सत्याग्रह हुआ है जो 1924 में हुआ है, फिर एक महाद सत्याग्रह हुआ है जो 1927 में हुआ है, एंड और एक सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ है जो आपको 1940 में स्टार्ट हुआ है, जो विनोबा भावे फर्स्ट पर्सन बने थे उसमें पार्टिसिपेट करने वाले, जो भूदान मूवमेंट से भी रिलेटेड है. आफ्टर जब लैंड रिफॉर्म हो रहे थे, जो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी भूमि दान की थी. आई थिंक वो जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे. एनीवे तो आपको बताना 1927 का जो महद सत्याग्रह है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है. ये जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लेड की गई थी गुजरात में. ये जो है लाला लाजपत राय ने पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब हुई थी. देखो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, बट कौन सा आपको ये बताना है महद सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं. और you have to choose the correct option from the given option. Let's see the next question. आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें, पेंच नेशनल पार्क इज नॉट इन फाउंड इन मणिपुर बट इन मध्य प्रदेश, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा. ठीक है. बात करें दूधवा नेशनल पार्क, ये यूपी में पड़ते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा. बेतला नेशनल पार्क झारखंड सही है, तो दोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र सही है, तो थर्ड एंड फोर्थ सही है. लेट्स सी द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क दैट आर फाउंड इन आवर कंट्री. कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, एंड यहाँ पिलबित टाइगर रिजर्व भी पाई जाती है. पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, डजीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, गिर नेशनल हेमिस नेशनल पार्क जो है हमारी सबसे बड़ा नेशनल पार्क में गिना जाता है, और ये लेह लद्दाख में पाया जाता है. ठीक है. ये नेशनल पार्क फॉरेस्ट में है. रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, और यहाँ पे सांबर झील भी पाई जाती है, और सबसे बड़ी इनलैंड वाटर झील है यहाँ पे. बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है. सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में पाया जाता है. टडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र. तो यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. ऐसा क्वेश्चन गिवन. व्हाट डू मीन बाय द प्रीएम्बल. प्रीएम्बल की बात करें तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड सही है. यहाँ पे जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है पीपल को दी गई है, और जितने भी पब्लिक ऑफिस है वो सिटीजन के लिए खाली की गई, सिटीजन रेजिडेंट जो भी आप कहना चाहिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है. लेट्स सी द टर्म रिपब्लिक इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेटेड दैट द इंडिया हैज़ इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट. तो मतलब रिपब्लिक का सबसे मतलब ये जो हमारा पहला ही आदमी है वो एक रिपब्लिक हेड मतलब चुना हुआ हेड है, ना कि कोई एक मोनार्किकल पर्सन को हमें बैठा देगा कि वहाँ से उस पर्सन को हटा ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल जापान में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फॉलो की जाती है, भूटान में की जाती है, स्वीडन नॉर्वे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फॉलो की जाती है. बेस्ट एग्जाम्पल ब्रिटेन. एनीवे तो अभी वो रिजर्व पोजीशन है, लेकिन हमारा जो पहला ही आदमी है वो चुना हुआ बंदा, भले डायरेक्टली इनडायरेक्टली. चुनाव की बात है तो आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के चुनाव की बात की गई है, और इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा एंड लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की पार्टिसिपेट है, ओनली इलेक्टेड मेंबर. ठीक है. और वे क्या होते हैं, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम को यूज़ ना करके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं मेजोरिटी पार्टी को जो वोट ज़्यादा वोट होती है वो जीतता है. ऐसा मेजोरिटी 50+1 नोट द मैक्सिमम. मेजोरिटी नहीं यार, मेजोरिटी ही ठीक है. चलो. Anyway, he is elected indirectly for a fixed period of 5 year के लिए इनको चुना जाता है. रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स हु मोर नथिंग वन वेस्टिंग ऑफ अ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल. तो यही इसका मेन मतलब है. फ्रेटर्निटी की बात करें तो सिंपल ब्रदरहुड में एक भाईचारा होना चाहिए. वी शुड बी स्टैंड विद द सम मोरल वैल्यूज ऑफ आवर कंट्री, जो हम अपनी कंट्री को प्रेसाइड करते हैं. Let's see the answer to the third question in which they are asking about the Gandhara School of Art and Mathura School of Art में क्या डिफरेंस था. पहली स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर रॉन्ग हियर. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन दैट आर गिवन बाय द विजन इटसेल्फ. लेट्स सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का क्या था. पहली बात जो थी इसकी थीम थी बुद्धिस्ट टू ब्राह्मणिकल टू समटाइम सेकुलर थीम. मतलब क्या है कि सेकुलर थीम में जो है ये मूर्ति बनाई जाती थी. किसमें? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में. ये बुद्धा इमेज जो है मॉडल की गई थी ऑन द लाइन ऑफ द यक्ष इमेज जो हमारी कर्नाटका में पाई जाती है. यक्ष गंगा एक नाम से वहाँ पे एक त्यौहार भी मनाया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है कर्नाटका एंड केरला के अंदर.
ओके, मोर स्टेटस गिवन टू द इनर ब्यूटी एंड फेशियल इमोशन रेदर देन अ बॉडली जेस्चर। तो यहाँ पे इनर ब्यूटी जो है, आपकी जो सोच है, आपकी जो एथिक्स है, आपके जो मोरल्स है, आपके जो इमोशंस है, आप दूसरों को देख के किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था रेदर देन द बॉडली जेस्चर। स्कल्पचर जो है वाइट स्पॉटेड रेड स्टोन से बनाए गए थे, याद रखना का रेड स्टोन्स यहाँ बनाए गए थे। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस बाय द ग्रीको रोमन टेक्निक टू डेट एक्सटेंट। तो एक ग्रीको रोमन, क्योंकि देखो हमारी कंट्री का मथुरा इज इन आर कंट्री, तो हमारी खुद की कल्चर से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा रेदर देन द अदर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीको रोमन, हियर इज देयर ग्रीको रोमन, ग्रीस का पार्ट हमने देखा, जो इजाज का इजिप्ट है उसी को हम पहले ग्रीस कहते थे। तो गांधारा स्कूल यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा ना, क्योंकि इसके पास है, तो पास वाली जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंट। देयर वर नॉट इन्फ्लुएंस बाय द ग्रीको रोमन टेक्निक टू दैट एक्सटेंट। सेवरल ब्राह्मणिकल डाइटीज वर फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाय द स्कूल। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इवन जो हमने मूर्ति पूजा की जो प्रथा है हमने बुद्धिज़्म से ही लिया है, बुद्धिज़्म से भी जो हमारा महायान बुद्धिज़्म है वहाँ से लिया। तो सेवरल ब्राह्मणिकल डाइटी जो आज की फॉर्म में हम पूजते हैं, तो वो जो कंसेप्ट है वो इसी स्कूल से लिया गया है। और इसी के बाद में जितने भी हमारे जैसे किशनगढ़ स्कूल हो गया, मथुरा स्कूल हो गया, मालवा स्कूल हो गया, पेंटिंग में भी इसी का एक रूप प्रति मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है उसको भी, कि सिर्फ इसने म्यूज़िक को नहीं, नॉट ओनली द म्यूज़िक बट पेंटिंग को भी इन्फ्लुएंस किया है इन सब चीज़ों ने, जो रिलीजियस हमारी मूवमेंट हुई है। दे वर डिपिक्टेड एज मच मोर ह्यूमन एंड लेस स्पिरिचुअल। तो इसको ह्यूमन की फॉर्म में दिखाया गया है रेदर देन लेस स्पिरिचुअल। इट वाज होली इन्फ्लुएंस बाय द इंडियन स्कल्पचर से जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। इन मथुरा आर्ट ट्रेडिशन फॉर एग्जाम्पल बुद्धा इमेज हैज़ लॉन्गर ईयर लोब है, थिक लिप्स पाए जाते हैं, आई जो है वाइडर है एंड प्रोमिनेंट नोज है, जो एक ह्यूमन फॉर्म को दिखाया जाता है, इवन जो एक खूबसूरत ह्यूमन बींग को दिखाया जाता है। गंधारा स्कूल की बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, जो बुद्धिस्ट मेनली बुद्ध डिपिक्ट वेरियस स्टोरी फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो इसमें यहाँ पे सिर्फ एक मूर्ति को नहीं बल्कि जो लाइफ स्टोरी है बुद्धा से रिलेटेड उन सभी बातों को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की जाती है। सेकंड जो इसका मेन इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हेलेनिस्टिक फीचर है। हेलेन से आप हमेशा याद रखना डेट इज रिलेटेड टू द सन, जो एक टाइप से हेलो टाइप से बनता है हमारे बुद्धा के इमेज के पीछे। जैसे मान लीजिए ये बुद्धा की इमेज है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर द आर्ट, तो एक टाइप से हेलो सा ओरा सा बना दिया जाता है। तो ये वाला फीचर जो है हमारे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में पाया जाता है। बुद्धा इमेज हैज़ हेलेनिस्टिक फीचर ऑल्सो मोस्ट एज गिवन टू द बॉडली फीचर ऑल्सो एंड एक्सटर्नल ब्यूटी ऑल्सो। तो दोनों पे फोकस इसमें किया गया था, लेकिन उसमें क्या गया था कि इंटरनल ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस किया गया rather देन एक्सटर्नल। स्कल्पचर जो है इनिशियली स्टोन एंड लेटर ऑन स्टूको पे बनाए गए थे और ये ग्रे कलर के, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। जैसे जो मूर्ति बनाई जाती है वो ग्रे कलर की, सी आप यहाँ पे देखिए, ये मथुरा हो गया, ये अमरावती हो गया और ये गंधर्व। यहाँ पे ये देखो ये कितने सारे माउंटेन हमारे, हिमालय माउंटेन, पामीर माउंटेन, हिंदू कुश, सुल्लन कुल जो भी यहाँ से वो गुजरती हैं, बहुत ज़्यादा रेंज है। तो यहाँ पे देखो मिट्टी कौन सी मिलेगी, यहाँ पे तो रेड स्टोन एलिवेशन नहीं मिलेगी, मथुरा में तो शायद मिल भी जाएगी क्योंकि गंगा को पानी आता है, गंगा डेल्टा बनाती है, अपना पानी लेकर आती है, लेकिन ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पे ग्रे कलर से जो स्टूको है ये यहाँ पे पाया जाता है, तो इसी से बनाया जाता है। Sculpture was made initially on the stone and later on the stucco. This school is influenced by the Greco-Roman technique to a great extent. One of the reason is definitely the geographical location of the school. तो ये पास में था ग्रीको-रोमन के इन्फ्लुएंस में, इसलिए ये ज़्यादा आ पाए। आर्ट वॉज डिपिक्शन द ह्यूमन बॉडी इन द रियलिस्टिक मैनर। इसमें पूरी कोशिश की गई कि रियलिस्टिक मैनर जो एक ह्यूमन बॉडी दिखाया जाता है उसको रियल फॉर्म में दिखाया जाए विद द ग्रेट फिजिकल एक्यूरेसी, एलाबोरेट ऑर्नामेंटेशन यहाँ पे दिखी गई है एंड कॉम्प्लेक्स सिम्बोलिज्म को भी प्रदर्शित किया गया है। गंधारा स्कूल जो है हैवली इन्फ्लुएंस था ग्रीक मैथडोलॉजी से, क्योंकि जो ग्रीक के गॉड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इवन हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे ग्रीस और इजिप्ट के गॉड के ऊपर रखे गए हैं, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, दे आर इन्फ्लुएंस फ्रॉम ऑल दिस थिंग। तो ग्रीक जो भी वो डिपिक्ट करते थे भगवान को, तो उसी के रूप में वहाँ पे जो बुद्धिज्म है उनका भी डिपिक्शन होना स्टार्ट हो गया था। फिगर वाज मोर स्पिरिचुअल था, स्कल्प्टेड मेनली ग्रेट डिटेल पे, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल ही नहीं इंटरनल ब्यूटी पे भी फोकस था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अनलाइक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक रोमन फीचर, नहीं ये गलत था। अनलाइक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल मेनली डिपिक्टेड बुद्धिज्म, ब्राह्मणिकल एंड सेकुलर थीम, नहीं ये हमारा ग्रीक नहीं बल्कि मथुरा वाला था, अपोजिट लिखा गया है। अगर सिर्फ ये नेम ही चेंज कर दे तो शायद सही हो जाता है। ओके, महासत्याग्रह 1927 का जुड़ा हुआ है बी आर अम्बेडकर से। क्या था, इट वॉज लेड बाय बी आर अम्बेडकर फॉर द अनटचेबल इन महाराष्ट्र, वट इज इट, लेट्स सी। महासत्याग्रह 1927 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट है महाराष्ट्र में। ये एंटी ब्राह्मणिज्म मूवमेंट है लेड बाय भीमराव अम्बेडकर। बात करते हैं एंटी ब्राह्मणिज्म, कहाँ पे एंटी ब्राह्मणिज्म स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टार्टिंग अर्ली 6th सेंचुरी BC में जब हमारा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म स्टार्ट हुआ, इवन ये माना जाता है कि हिंदुज़्म का ऑफशूट था। एनीवे बट व्हाट डिफरेंट स्टोरी, जो बुद्धिज़्म था एंड जो हमारी जैनिज़्म था ये सिर्फ और सिर्फ एंटी ब्राह्मणिकल वे में आया है। सेकंड की बात करें तो 9th and 10th सेंचुरी में दोबारा से इसका रिवाइलेशन हुआ है थ्रू भक्ति मूवमेंट। 11th-12th सेंचुरी में फिर हमारे यहाँ पे मुस्लिम का ज़्यादा प्रभाव आ गया, तो इसमें बहुत कम मतलब इन्फ्लुएंस हुआ है। आफ्टर डैट इन 1927, तो एक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है।
इवन जो सत्यशोधक समाज है, प्रार्थना सभा है, वो भी एंटी ब्राह्मणिकल फॉर्म में ही हमारे सामने आई है। इवन जो भक्ति का पूरा भक्ति मूवमेंट है, रेनेसां पीरियड है 18 सेंचुरी का, 19 सेंचुरी का, तो हम डिबेट कर सकते हैं कि एंटी ब्राह्मणिज्म थिंग स्टार्ट हो गया, सेकुलरिज्म थ्रू स्टार्ट हुआ है 1927 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ने ये मूवमेंट चलाई थी, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। द अनटचेबल वर नॉट अलाउड टू यूज वाटर फ्रॉम द कॉमन वाटर रिसोर्सेज लाइक टैंक ड्यूरिंग द सत्याग्रह। द अनटचेबल एक्सरसाइज द राइट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द चवडर टैंक से जो है वो, अगर उनको पानी भी लेना होता था तो चवडर टैंक से लिया करते थे। भीमराव अम्बेडकर हिमसेल्फ सेरेमोनिकली डैंक वाटर फ्रॉम द टैंक। जिस तरीके से दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो इन्होंने भी उसी तरीके से पानी पी के ये अपना विरोध जताया कि हम, अगर आप एंटी ब्रिटिशर हैं तो हम एंटी हिंदुइज्म हैं, जो आप हमें पानी यूज़ नहीं करने दे रहे हैं, आप इंडियन टू इंडियन में ही भेदभाव कर रहे हैं। तो उन्होंने एक सेरेमोनिकली वहाँ से पानी पी के, जो भी अपर क्लास या ब्राह्मणिकल क्लास यूज़ करती थी, तो उसको पानी पी के दिखाया था कि वी आर ऑल्सो बी कैपेबल दैट यू आर टू। ओके, आफ्टर विच लोकल कास्ट, बाद में क्या हो गया, हिंदू राइट होने स्टार्ट हो गए। ब्राह्मणिकल टू इलाबोरेट मेजर फॉर द स्पिरिचुअल रिचुअल प्योरिफिकेशन ऑफ द टाइम, सो दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। तो आप याद रखना, महद सत्याग्रह भीमराव अम्बेडकर 1927 से रिलेटेड है। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टोसेट सीरीज जो है सैटेलाइट की यूज़ की जाती है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। कार्टोसेट, सी कार्टोसेट होते हैं, इनसेट है, एजुसेट है एजुकेशन के लिए, इनसेट जो है आपकी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। कार्टोसेट किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है बेसिकली, ये पूछा गया है। तो रोड नेटवर्क मॉनिटरिंग, ये भी सही है। क्रिएशन ऑफ द लैंड यूज मैप, ये भी सही है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग नहीं, इनसेट मैंने बता ही दिया, तो फर्स्ट एंड सेकंड। और RISAT रिसार्ट आपने सुना होगा, तो स्पाई के लिए यूज़ की जाती है, स्पाई रिकॉग्निशंस एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। द कार्टोसेट सीरीज आर द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम डालते हैं। PSLV बेसिकली इसमें यूज़ किया जाता है। द इमेजरी सेंट बाय द सैटेलाइट विल बी यूजफुल फॉर द कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन। जितना भी मैपिंग का जो काम है हम कर पाते हैं तो PSLV और द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट पहुंचाते हैं। अर्बन एंड रूरल एप्लीकेशन, कोस्टल लैंड यूज एंड रेगुलेशन, यूटिलिटी मैनेजमेंट लाइक रोड नेटवर्क मॉनिटरिंग, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिएशन ऑफ द लैंड यूज मैप, चेंज डिटेक्शन टू ब्रिंग आउट द जियोग्राफिकल एंड मैन मेड फीचर एंड वेरियस अदर लैंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम एज वेल एज जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन का इस सैटेलाइट के थ्रू हम यूज़ कर पाते हैं। The Indian National Satellite INSAT. Indian National Satellite is a system in which we largest domestic communication satellite system in Asia Pacific region with 9 operation communication satellite placed in geostationary orbit. इनसेट सिस्टम जो है यहाँ पे 200 से ज़्यादा ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं इन द सी, एक्सटेंडेड सी एंड क्यू बैंड, प्रोवाइड सर्विस टू द टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग, सोसाइटल एप्लीकेशन। जहाँ पे हमें रियल टाइम डेटा चाहिए, रियल टाइम से हमें कम्युनिकेशन करना होता है, वहाँ पे हम इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जिसमें 9 सैटेलाइट है, जहाँ पे 200 से ज़्यादा ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं, हम उसमें वहाँ पे यूज़ करते हैं। और रिसर्च ऑपरेशन जहाँ पे बोला रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पे इनसेट की सीरीज़ स्टार्ट की गई है। लेट्स सी द SUPACE, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च पोर्टल आर launched by the Supreme Court. What is it? Its work is for the assistance in court efficiency. Main aim here is to efficient court proceeding in the Supreme Court. That's it. The things. What is it? The Chief Justice of India launches an artificial intelligence machine learning driven research portal SUPACE. SUPACE का इन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया, किसके द्वारा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सॉफ्टवेयर टू असिस्ट जजेस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चीज़ टाइप करते हैं कंप्यूटर में या फाइल में, तो वो पूरा का पूरा उस चीज़ से रिलेटेड जो है, उस ईयर से रिलेटेड सारे के सारे तथ्य हमारे सामने आ जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जितने भी कोर्ट में लॉज वगैरह होते होंगे, तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा सर्च करने पर पूरे के पूरे जो भी कोर्ट में जो भी केस रिलेटेड है या फिर जो एक्ट बना हुआ है उसके सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो यही इसका मेन एम है। यहाँ पे AI के यूज़ करने की बात की जा रही है। इनिशियली ये सॉफ्टवेयर जो है यूज्ड ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस बाय द जज। पहले ये जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे स्टार्ट किया गया था, और जो क्रिमिनल मैटर बॉम्बे एंड दिल्ली हाई कोर्ट में पढ़े हुए थे उसके रिगार्डिंग। CJI कौन थे? SA बोबडे रिकमेंड किया था उन्होंने यूज़ ऑफ AI, ताकि हम असिस्ट कर सकें जो भी प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, एंड बिकम द फर्स्ट चेयरमैन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी इन द सुप्रीम कोर्ट। और स्पेशल सब कमेटी जो है यहाँ पे बनाई गई थी ताकि एक्सप्लोर किया जा सके इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं और किस किस फॉर्म में किस किस जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बट ऑल्सो इन द ट्रिब्यूनल केसेज ऑल्सो। व्हाट इज इट्स की फीचर? लेट्स सी। एक हाइब्रिड सिस्टम है। यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस, देखो जो मशीन लर्निंग है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही इनपुट लेता है। जो हम सीख रहे हैं वही मशीन लर्निंग सीख रही है। हमारे बेस्ड के ऊपर, हमारी खुद की सोच के ऊपर मशीन लर्निंग बेस्ड है। तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम कहा जा सकता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से मशीन लर्निंग का हाइब्रिड एंड कस्टमाइज सिस्टम है। टूल फॉर जजेस हो सकता है, रेलेवेंट फैक्ट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड ऑफ केसेज एज रिक्वायर्ड। इफ प्रोड्यूस इज लीगल रिसर्च मोर एफिशिएंटली, सिस्टमेटिकली एंड मच फास्टर पेस से जो है ये हम काम को कर पाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? ऑटोमेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द
फैक्ट लाइक डेटा टाइम एक्सेट्रा फ्रॉम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा जो लॉ होता है उसका कुछ ऐसे केसेस होते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो रिट्रोस्पेक्टिवली, फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल केस रिट्रोस्पेक्टिवली यूज़ नहीं किए, तो उसमें पता होना चाहिए नहीं कब कौन सी डेट को ये लागू किया गया था, कब बनाया गया था, कब उन्होंने इंप्लीमेंट किया, कौन सी स्टेट में कब इंप्लीमेंट किया। तो इस तरीके से ये जो है ऑटोमेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ फैक्ट लाइक डेट टाइम एक्सेट्रा फ्रॉम फाइल, तो ईजिली हम कर पाते हैं, लोकेट कर पाएंगे हम वेरियस क्वेश्चन विद आंसर, कैटलॉगिंग इन्फॉर्मेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्चुअल एनालिसिस। सी दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फैक्चुअल एनालिसिस कई बार क्या होता है कि जो जजेस भूल जाते हैं, हर केस तो उसको याद नहीं होगा, हर एक्ट उसको याद नहीं होगा, तो फैक्चुअल एनालिसिस के लिए ये जो सिस्टम हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चैट बॉक्स टू गेट ऑटोमेटेड सजेशन एक्सेट्रा, तो ये इसमें सब फैसिलिटीज़ हैं। इट ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल टू डील विद द बल्की डेटा, तो ये सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे बल्की डेटा के कितने सारे अभी तक एक्ट बन चुके हैं, बहुत कम जो है रिपील हुए हैं, बहुत ज़्यादा बने हैं। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो वो भी देख लो कितने ज़्यादा हैं, इवन उसमें पूरी की पूरी डिटेल नहीं रखी हुई है। इट ऑल्सो हैज़ बल्कि डेटा है रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ द केसेस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, लेट्स सी। इसमें जो है रिसर्च हम कर पाएंगे, ये ईजियर होगा जजेस के लिए, वो अपना टाइम एंड एफिशिएंसी दोनों को इंक्रीज़ कर पाएंगे, एंड वर्क जो लोड है वो कम हो सकता है। सेकेंड है डिले एंड ईज पेडेंसी ऑफ केसेज जो है कम हो पाएंगे, डिले कम होगा एंड ईजिंग जो है वो बढ़ेगी। इन्हांस कर पाएंगे प्रोडक्टिविटी से, जब जल्दी काम हो रहा है ईजिली, जो विदाउट बर्डन के साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप को रीचेक कर पा रहे हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी एंड ऑथेंटिसिटी दोनों इंक्रीज़ होती है। मेकिंग द सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म मोर स्ट्रीमलाइन, ट्रांसपेरेंट एंड कॉस्ट एफिशिएंट, तो ये यहाँ पे पूरा एम रहेगा कि हम स्ट्रीमलाइन करें, ट्रांसपेरेंट रहें एंड कॉस्ट एफिशिएंट रहे। तो एप्रीहेंशन एंड चैलेंजेस क्या है ये हमारे सामने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो AI आर्टिफिशियली वो एक खुद में एक खतरा है। एनीवे AI जो इन्फ्लुएंस हो सकता है आउटकम ऑफ द लिटिगेशन। नंबर फर्स्ट, अदर AI सिस्टम रोड आल्सो प्रोवाइड ऑटोमेटेड डिसीजन, तो मतलब क्या कि इसमें हैकिंग वगैरह की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल डिफीट फेस्ड बाय देन वर्ल्ड चेस चैंपियन ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव एट AI प्रोग्राम डीप ब्लू इन 1997 इन द वेरी पॉपुलर, छोड़िए इस चीज़ को। तो एप्रीहेंशन ऑफ द इंटरफेरेंस विद द ऑटोनमी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ जजेस इन द डिसाइडिंग केसेस, तो ये हो सकता है कि मशीन लर्निंग खुद में अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ करना स्टार्ट कर दें, और जो जजेस की डिस्क्रिप्शन है उसके खिलाफ जाते हुए जो केसेस का फैसला सुना दिया जाए, या फिर उसको इन्फ्लुएंस करे उस आइडिया को। कंसर्न रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट और रिडंडेंसी ऑफ द सर्टेन पोस्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सूपीस, तो ये हमेशा से रहते, जब हम मैकेनाइज कर रहे हैं तो जो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट वो कम होगी, तो ये भी एक खतरा है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, AI ऑपरेशनल इन एरियाज ऑफ कॉग्निशन थ्रू द लैंग्वेज एंड सिंबल नोट विद इमोशन एंड फीलिंग, मतलब क्या कि AI ऑपरेट करते हैं कॉग्निशन मतलब लैंग्वेज या सिंबल से, इमोशंस एंड फीलिंग से ये जो है ऑपरेट नहीं होता है। इट इज़ ओनली द रिपीटेटिव मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल पार्ट ऑफ द जजमेंट, सो सुपे जो है श्योरली भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये सिर्फ हमें हेल्प करेगा कि कौन सा फैक्ट कहाँ पे है, क्रॉस चेक करने में हेल्प कर सकता है। जो भी चीज़ें हमारे जो एक्ट के जो भी प्रावधान है वो जल्दी से हमारे सामने आ जाए, तो इसमें हेल्प करेगा। बल्कि ये जो है किसी जजमेंट में किसी जो लिखा गया एक्ट में उसको चेंज नहीं करेगा। सूपे डिज़ाइन किया गया है फॉर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट टू लेट द जज डिसाइड, नॉट फॉर मेकिंग द डिसीजन इटसेल्फ और क्लेम्ड बाय CJI। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये है रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ रजिस्ट्री एंड कोर्ट बीट कंप्यूटराइजेशन और AI, तो हम अच्छी बात है जितना ज़्यादा हम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं, तो उससे जो है मैकेनाइजेशन में हेल्प होगी। सूपे जो है हेल्प करेगा जजेस को एड्रेसिंग सिमिलर चैलेंजेस ऑल्सो। ओके, ये तो हो गया तुम्हारा सूपेस का। तो आपको क्या क्या याद रखना है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, प्रीलिम्स के लिए इतना फैक्ट ज़रूरी है। ओके, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात कर ले रहे। कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। आज मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं, कौन कौन सी गैस लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, वो और जो फॉर एग्जांपल 78% ही लेंगे, और नाइट्रोजन को छोड़ते भी हम 78% हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, कहाँ गया ऑक्सीजन, ये 20.995 लेते हैं ना, लेकिन हम जो छोड़ते हैं जो एक्सहेल करने के बाद, तो वो 16% समथिंग होती हैं। बात की कार्बन डाइऑक्साइड की 0.003% होती है हमारी हवा में, और जब हम इसको लेते हैं तो 0.003%, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो 4% हो जाती है। मतलब CO2 का अमाउंट बढ़ता है, ऑक्सीजन कम होता है, नाइट्रोजन का चेंज नहीं होता है। तो आपको ये वाला फैक्ट पता होना चाहिए। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है 20.95% है। इवन हमारे अर्थ क्रस्ट में सेकंड हाई, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, एंड ओवरऑल अर्थ में सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है। अप्रॉक्स 30% ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ द ऑक्सीजन इटसेल्फ। आर्गन की बात करें तो 0.93 है, और किस तरीके से 30%, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ द वाटर इटसेल्फ। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नियोन 0.018, हीलियम 0.0005%, ओजोन इज इक्वल ऑल्सो इट, एंड हाइड्रोजन 0.00005% ऑफ द क्रस्ट। कंपोजिशन ऑफ अर्थ की बात करें, इसी की मैं बात कर रही थी, क्या कंपोजिशन पाया जाता है अर्थ के अंदर। आयरन जो है 35% है। सी
अगर हम बात करते हैं सिर्फ क्रस्ट की, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, देन है सिलिकॉन, देन है आपका एल्यूमिनियम, देन है आयरन। चौथे नंबर पे आ जाता है आपका आयरन। लेकिन कंपोजिशन ऑफ कंप्लीट अर्थ की हम बात करते हैं, आयरन 35% है। इवन आयरन एज के बारे में आपने सुना होगा, तो 1000 BC से लेकर 600 BC जो हमारे लेटर वैदिक पीरियड है उसको ही हम आयरन एज बोला जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 30% है, सिलिकॉन 15% है जो सेकंड नंबर पे होता है, मैग्नीशियम 13% है, कैल्शियम निकल जो है 2.4% है, सल्फर जो है 1.9% है, कैल्शियम 1.9% है, एल्यूमिनियम 1.1% है। और जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम इन द मेटेलिक फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 8 नंबर पे आ गया। तो आपको ये समथिंग डेटा है, आपको पता होना चाहिए। सी नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया डेट आर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यू कैन से इट इज़ द, ये इंपॉर्टेंट जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बहुत अर्लीस्ट 1950s में स्टार्ट की गई थी, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला है CDP। व्हाट इज़ CDP? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1952। व्हाट इट्स ऑब्जेक्टिव इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज विद पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे मेन एम ये था कि कितना हम रूरल डेवलपमेंट कर पाएँ विद पीपल पार्टिसिपेशन। तो ये पहला स्कीम थी। सेकंड की बात करें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था 1960 और 61 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोन प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड किया जाएगा टू सीड के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए फार्मर्स को। तो 1960 में ये योजना स्टार्ट हो गई थी। क्या नाम था इसका? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। थर्ड की बात करें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम था, यहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम है जो 1964 में स्टार्ट किया गया था, 65 के यू कैन से। इसमें मेन एम ये था कि हम डेवलप करें स्पेशल हार्वेस्टिंग क्रॉप्स को। नेक्स्ट 1966 में ग्रीन रिवोल्यूशन आता है, तो 1966 में ही बेसिकली आया गया माना जाता है। इसमें मेन एम था कि हम किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वीट एंड प्रोडक्शन। जब हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वीट कहाँ से आया था? वीट और राइस कहाँ से आया था? राइस आया था आपका फिलीपीन से। फिलीपीन इवन वहाँ पे इंटरनेशनल रिसर्च रिगार्डिंग राइस के रिलेटेड है। और सबसे पहले हमारी कंट्री में NPL का जो एरिया है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में उगाया गया था राइस, जो हाई यील्डिंग वेराइटी था जो हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में करते हैं। बात करते हैं वीट की। वीट जो है हमारा मैक्सिको की एक यील्डिंग क्रॉप से आया था, मैक्सिको से आया था, ठीक है। तो 1966 की बात की गई है और डॉक्टर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को हम फादर ऑफ द एग्रीकल्चर माना जाता है। नेक्स्ट द ट्राइजम। व्हाट इज इट? ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्पावरमेंट। मतलब क्या है कि 1979 में ये लॉन्च की गई थी। क्या है ये? ट्रेनिंग रूरल, हमें मतलब रूरल यूथ पे हमें फोकस करना है। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। तो अभी इसको चेंज कर दिया गया है 19। इसका मेन एम था कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे किसको? रूरल पीपल को। क्यों? ताकि ये जो है एम्प्लॉयड हो सके। नेक्स्ट है महिला समृद्धि योजना। 2 अक्टूबर 1993 में स्टार्ट की गई थी। इसका मेन एम था कि हम रूरल वुमेन को इतना पैसा उनके अकाउंट में डिपॉजिट करें ताकि पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ताकि वो सेव कर सके, इंडिपेंडेंट हो सके, ऑटोनमस हो सके, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। नेक्स्ट है आपका मिड डे मील स्कीम। 1995 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश ऐसा फर्स्ट गवर्नमेंट मतलब स्टेट था जिसने इसको लागू किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे पहले पायलट बेसिस पे स्टार्ट हुआ था। लेकिन आया कब गया था? 1995 में। टू गिव बूस्ट टू यूनिवर्सल एजुकेशन द प्राइमरी एजुकेशन। इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव थे कि हमें हंगर को कम करना है, न्यूट्रिशनल जो चिल्ड्रन में प्रोवाइड किया जाए तो वो न्यूट्रिशनल स्टेटस को इन्हांस करना है उन चिल्ड्रन के अंदर। नंबर 3 प्राइमरी एजुकेशन को फोकस करके बच्चे खाने के लिए स्कूल में आए तो हमारा प्राइमरी एजुकेशन में पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट वुड बी इंक्रीज। तो हेयर एम इज़ लाइक दैट। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी एजुकेशन। 15 अगस्त 1997 में ये स्टार्ट किया गया था। जिस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय है उसी तरीके से गर्ल्स के लिए स्कूल बनाया गया था हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जहाँ पे लो फीमेल लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मतलब ये पहली ऐसी स्कीम है जहाँ पे हमने देखा है कि शहर सबसे पहले आया। 1997 में स्टार्ट किया गया था। इसमें ये एम था कि हमें गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देना है अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल को या फिर अंडर एम्प्लॉयड पीपल को, ताकि वो सेल्फ एम्पावरमेंट हो सके और वेज अच्छा खासा कमाया जा सके। फिर आता है आपका अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना 1999 में स्टार्ट की गई थी। इसमें 10 kg फूड ग्रेन्स देने की बात की गई थी सीनियर सिटीज़न को जो पेंशन नहीं लेते। तो अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट की गई थी 1999 में। इसमें मेन एम था कि जो ओल्ड एज पर्सन है जो पेंशन नहीं लेते हैं तो उनको 10 kg ऑफ द फूड ग्रेन शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। नेक्स्ट है आपकी लास्ट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम का मतलब ये हो गया विलेज से रिलेटेड है। तो 1 अप्रैल 1999 को लॉन्च की गई थी। इसमें मेन एम था कि हम रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट करें। किस तरीके से करेंगे? ताकि अनएम्प्लॉयड पीपल को एम्प्लॉय दे सके, ताकि वो खुद से कमा सके, वो खुद से कैपेबल हो, सिंपल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा दे रही हूँ। CDP 1952 में बात की गई थी जहाँ पे ओरल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़ की बात थी। इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम जहाँ पे हमने सीड फर्टिलाइजर देने की बात की गई थी। नेक्स्ट
नेक्स्ट था आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964 में स्टार्ट किया गया था। इसमें मेन एम ये था कि हम किस तरीके से डेवलप करना स्पेशल हार्वेस्ट को। तो नेक्स्ट था ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 और 67 में आया था। नेक्स्ट था ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट स्कीम में 1979 में आई थी। जो आहार रोजगार योजना 1989 में आई थी ताकि प्रोवाइड किया जा सके एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयड को। महिला, ये भी इंपॉर्टेंट 1989 10 साल बाद महिला समृद्धि योजना आई थी 2 अक्टूबर 1993, जिसमें हमने पैसे देने की बात की थी थ्रू पोस्ट ऑफिस ताकि वो इंकरेज हो सके रूरल वुमेन, ताकि वो स्कूल वगैरह जाए। डोवरी के लिए ज़्यादा खर्चा माता पिता को ना उठाना पड़े। मिड डे स्कीम 15 अगस्त को से लॉन्च की गई 1925 टू गेस्ट यूनिवर्सलाइजेशन द प्राइमरी एजुकेशन एंड इन्वॉल्वमेंट को इन्हांस करना, अटेंड करना न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो। कस्तूरबा गांधी 1997 गर्ल्स स्कूल के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, अन्नपूर्णा योजना 1999 एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऑफ 1999। तो ये था आपका जितने 1952 से लेकर 1999 तक जितनी भी स्कीम लॉन्च हुई है। तो बाय दिस वी आर एंडिंग द